नमस्कार छात्रों। आज जो एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उन छात्रों के लिए भारतीय काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं काव्य हेतुओं को लेकर आया हूँ कि आज आपसे काव्य हेतुओं की चर्चा करूँगा कि काव्य के क्या क्या हेतु हैं और वो काव्य को किस तरह से विशिष्ट बनाते हैं। आप जानते हैं काव्य हेतु का अर्थ होता है कि कारण। हेतु नाम कारणम, अर्थात कोई भी कार्य हो उस कार्य को करने का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। हेतु नाम कारणम, यानी पागल व्यक्ति भी होता है तो वह भी बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता है। तो काव्य भी कई कारणों से किया जाता है। अलग अलग विचारक हैं। कुछ विचारक बताते हैं कि प्रतिभा के कारण काव्य निर्माण व्यक्ति करता है, कुछ बताते हैं व्युत्पत्ति के कारण काव्य निर्माण होता है, कुछ लोग कहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से काव्य निर्माण होता है। तो काव्य का हेतु भारत में काव्य के हेतु के विषय में अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ है और वह विवेचन विशिष्ट प्रकार से हमारे सामने दृष्टिगत होता है। और काव्य हेतु वह शक्ति है जिसके कारण सामान्य मानव भी विलक्षण काव्य रचना करता है और अपने आप को असामान्य अर्थों से युक्त संपन्न कराता है। काव्य हेतु वह है जो अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपने आप को विशिष्ट बताता है। जैसे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब महाकवि कालिदास पैदा हुए, या आज से 3000 वर्ष पूर्व जब महर्षि वाल्मीकि पैदा हुए, तो क्या उस समय में अन्य लोग नहीं पैदा हुए थे? हजारों लोगों ने जन्म लिया था उस समय। लेकिन उस समय विशिष्ट बात क्या थी? उस समय की विशिष्ट बात यह थी कि अपनी प्रतिभा के दम पर महाकवि कालिदास ने, महाकवि वाल्मीकि ने अपने आप को प्रतिष्ठित किया, अपने आप को सबसे अलग बनाया। तो जो अलग बनाने की प्रवृत्ति है यही काव्य का हेतु है, यानी सामान्य होकर भी अपने आप को असामान्य बना लेना ही काव्य हेतुओं में आती है। अब काव्य हेतु के संदर्भ में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बातें कही हैं। सबसे पहले आचार्य आते हैं आचार्य भामह। भामह बताते हैं कि काव्य का हेतु बहुत ही विशिष्ट है। और वो कैसा है कि वो भामह संस्कृत में लिखते हैं कि गुरूपदेशादध्येतु शास्त्रम। गुरूपदेशादध्येतु शास्त्रम जाड्यम धियोऽप्यलम्। जाड्यम धियो अप्यलम काव्यम तु जायते जातु। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। कस्यचित् प्रतिभावतः। यहाँ पर भामह किस बात की ओर इंगित करते हैं? भामह बताते हैं कि गुरूपदेशादध्येतु शास्त्रम। गुरु के उपदेश से दध्येतु, अध्येतु यानी अध्ययन करते हैं हम। क्या करते हैं? शास्त्रम का, कि गुरु के उपदेश से शास्त्रों का अध्ययन हम करते हैं तो क्या होता है? जड़ बुद्धि भी अप्यलम, जड़ बुद्धि भी विशिष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति बन जाता है।
कि गुरु के उपदेश से जब शास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो जड़ बुद्धि अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो मूर्ख प्रवृत्ति का है, वह भी बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, कि काव्यम तु जायते जातु, और काव्य क्या होता है? काव्य रचना के लिए क्या व्याकरण, छंद, कोश, अर्थ, इतिहास, लोक व्यवहार का ज्ञान, तर्कशास्त्र आदि कलाओं का मनन करना चाहिए। काव्यम तु जायते जातु, काव्य को जीवित रखने के लिए कस्यचित् प्रतिभावतः, किसका ध्यान रखना चाहिए? व्याकरण का, छंद का, इतिहास का, शब्दकोश का, लोक व्यवहार का, तर्कशास्त्र का और कलाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कौन बताते हैं? भामह बताते हैं, और वो कहते हैं कि किसके माध्यम से ये बातें आएंगी? प्रतिभा के माध्यम से। अर्थात भामह प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं कि जिनके पास प्रतिभा होती है वो काव्य निर्माण में सक्षम होते हैं। आगे आते हैं वामन। वामन काव्य हेतु को काव्यांग नाम से संबोधित करते हैं, और वामन बताते हैं कि लोक विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, लोक विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, यानी यहाँ पर वामन ये बताते हैं कि लोक अर्थात संसार का ज्ञान, विद्या, विद्या अर्थात क्या है कि विद्या से तात्पर्य है कि शब्द शास्त्र, अभिधान कोश, छंद शास्त्र। देखिए, शब्द शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, अभिधान कोश का ज्ञान होना चाहिए, और फिर इसके बाद छंद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और लोक व्यवहार का भी, लोक से तात्पर्य लोक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। तब क्या होगा? प्रकीर्णस्य, तब उसके प्रकीर्ण उत्पन्न होंगे। यानी प्रकीर्णस्य से तात्पर्य ये है कि जब हम काव्य का परिचय किसी दूसरे काव्य को पढ़ेंगे तब तो काव्य का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। लोक व्यवहार का ज्ञान हमें प्राप्त हो, शब्द शास्त्र, अभिधान कोश और छंद शास्त्र का हमें ज्ञान हो, तब उसके बाद जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं तो उस काव्य को पढ़ने के बाद हमें भी काव्य रचना करने की प्रेरणा मिलती है। तब काव्य रचना उत्पन्न होती है, तब काव्य का हेतु उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर वामन प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु स्वीकार करते हैं। आगे आते हैं रुद्रट। रुद्रट क्या कहते हैं कि रुद्रट यह बताते हैं कि काव्य का मुख्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य का हेतु है। रुद्रट कहते हैं कि काव्य में आसार वस्तु को दूर करने तथा सार को ग्रहण करने, चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, शक्ति से तात्पर्य उनका क्या है? प्रतिभा से, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं। प्रतिभा को रुद्रट ने दो भेदों में व्यक्त किया है। एक सहजा शक्ति होती है, दूसरा उत्पाद्या शक्ति होती है। पहला कौन सी शक्ति होती है? सहजा। दूसरा उत्पाद्या।
सहजा प्रतिभा व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होती है। जैसे जिस तरह का माहौल बचपन में बच्चा प्राप्त करता है वह उसी तरह से ढलता चला जाता है। यदि किसी के बच्चे शिक्षित घर में रहते हों, किसी का परिवार शिक्षित है, तो उसका बच्चा भी अत्यंत ही सभ्य और शिक्षित होगा, यह गारंटी है। लेकिन यदि वह यह प्रतिभा जो होगी वो सहजा कही जाएगी। यदि किसी के घर में अधिकांशतः पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो कितना भी प्रयास किया जाए वह श्रेष्ठ पढ़ा लिखा और सद्गुणों से युक्त नहीं हो सकता है। दूसरा रुद्रट ये बताते हैं कि उत्पाद्या शक्ति होती है। उत्पाद्या शक्ति वह शक्ति होती है जो किसी की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। जैसी प्रेरणा होगी उसी तरह से यह प्रतिभा व्यक्ति में उत्पन्न होगी। अब आगे आनंदवर्धन बताते हैं, न काव्यार्थ विरामोस्ति न काव्यार्थ विरामोस्ति यदि प्रतिभा गुणः, यदि प्रतिभा गुणः। देखिए छात्रों कि आनंदवर्धन यहाँ किस बात की चर्चा करते हैं कि न काव्यार्थ विरामोस्ति, काव्य में विराम नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? यदि प्रतिभा का गुण है। यदि हमारे पास प्रतिभा का गुण है तभी हम जब कुछ लिखने लगेंगे तो कहीं भी विराम नहीं आएगा, कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, काव्य हेतुओं की चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा, किंतु आप यहाँ केवल इतना समझते रहिए कि प्रतिभा के कारण ही काव्य में विराम नहीं आता है। प्रतिभा क्या होती है? यह जन्मजात होती है। प्रतिभा बालक बचपन में जिस तरह की स्थिति परिस्थिति पाता है वह उसी तरह से अपने आप को ढालता चला जाता है। यदि वह सभ्य घर में है तो सभ्य व्यवहार करेगा, यदि वह शिक्षित और सभ्य घर में नहीं है तो वह उसी तरह का व्यवहार करेगा। यह उसकी प्रतिभा होती है। तो आनंदवर्धन भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि यदि किसी विद्वान के पास प्रतिभा है तो काव्य रचना में उसे कहीं भी बाधा नहीं आएगी। अब अगले आचार्य हैं राजशेखर। राजशेखर कहते हैं कि राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का हेतु बताते हैं और वो कहते हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेतो, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेतो, यानी प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रित होकर क्या करती है? श्रेयस्यो इति, श्रेय प्रदान करती है। श्रेयस्यो इति, जो प्रतिभा होती है व्यक्ति में वह भी, और व्युत्पत्ति यानी गुरु का यदि उपदेश मिल जाए व्यक्ति को तो गुरु के उपदेश के प्रभाव स्वरूप दोनों मिलकर काव्य निर्माण की ओर व्यक्ति को प्रेषित करते हैं। अगले आचार्य आते हैं महिम भट्ट। वो कहते हैं कि शक्ति और व्युत्पत्ति ही काव्य का प्रमुख हेतु है। अब आगे मम्मट आते हैं। मम्मट ये बताते हैं कि शक्ति को वे प्रतिभा बताते हैं। शक्ति, निपुणता, अभ्यास, निपुणता को वे, निपुणता जो शब्द है, शक्ति को वे प्रतिभा, प्रतिभा को वे शक्ति नाम देते हैं। निपुणता, अभ्यास को नाम देते हैं। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र का ज्ञान, काव्य वेक्षणात्, काव्य
के अन्वेषण के कारण हैं, काव्य की रचना के कारण हैं। शक्ति, निपुणता और लोक शास्त्र का ज्ञान काव्य के अन्वेषण, काव्य के निर्माण के प्रमुख कारण हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षा व्युत्पत्ति, काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तद्दवे, इति तदग्गवे, कि वे बताते हैं कि जो प्रतिभा होती है, निपुणता होती है, लोक शास्त्र का ज्ञान होता है, वह सब काव्य का अन्वेषण करते हैं, काव्य का निर्माण कराने के साधन हैं। किंतु एक श्रेष्ठ काव्यज्ञ बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा अभ्यास, शिक्षा यानी व्युत्पत्ति की। जब गुरु उपदेश देगा तब व्यक्ति में व्युत्पत्ति की भावना आएगी। तो यहाँ पर मम्मट जो हैं, मम्मट ये बताते हैं कि काव्य के 3 हेतु हैं, शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। लेकिन इनका मानना है कि कवि में रहने वाली स्वाभाविक शक्ति ही, प्रतिभा रूपी शक्ति के माध्यम से लोक व्यवहार, शास्त्र और काव्यादि के अध्ययन से व्यक्ति निपुणता पाकर गुरु की शिक्षा के अनुसार निपुण होकर काव्य का कारण बनता है। फिर अगले आचार्य आते हैं वाग्भट्ट। वाग्भट्ट यह बताते हैं कि काव्य का हेतु क्या है। वाग्भट्ट बताते हुए लिखते हैं कि देखिए, इधर के आचार्य सभी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य का हेतु बताते हैं, लेकिन कोई उसी प्रतिभा को शक्ति नाम दे देता है। जैसे आचार्य मम्मट ये क्या कहते हैं, प्रतिभैव च कवि नाम काव्य कारणम, प्रतिभैव च, प्रतिभैव च कवि नाम काव्य, प्रतिभैव च कवि नाम काव्य करण कारणम, की प्रतिभा ही वह साधन होती है जो कवियों को काव्य रचना के लिए प्रेरित करती है। कि प्रतिभा से ही कवि काव्य रूपी कारण का निर्माण करते हैं। व्युत्पत्ति और अभ्यास केवल काव्य निर्माण के सहायक हैं। अगले आचार्य आते हैं केशव मिश्र। केशव मिश्र कहते हैं कि प्रतिभा से ही काव्य भी उत्पन्न होता है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास इसके विभूषण हैं। अगले आचार्य आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र ये बताते हैं कि काव्य जो होता है वह क्या होता है, प्रतिभा से हेतु प्रतिभा, प्रतिभास्य हेतु प्रतिभा, नव उन्मेष शालिनी, प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नव उन्मेष शालिनी। यानी यहाँ पर हेमचंद्र ये बता रहे हैं कि प्रतिभा से ही काव्य व्युत्पन्न होता है। हेमचंद्र के अनुसार प्रतिभा अस्य से तात्पर्य यह है कि प्रतिभास्य हेतु प्रतिभानः नवोन्मेष शालिनी। कि हेमचंद्र कहते हैं प्रतिभा ही काव्य का हेतु है जो नव उन्मेषशाली होता है। जयदेव, इसके बाद अगले आचार्य आते हैं जयदेव। जयदेव बताते हैं
कि प्रतिभा जो व्यक्ति में होती है वह व्युत्पत्ति के माध्यम से सार्थक बनती है प्रतिभा, क्योंकि यदि व्युत्पत्ति नहीं होगी और अभ्यास नहीं होगा तो काव्य का निर्माण कैसे होगा। और जयदेव एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे मिट्टी में बीज डाला जाता है, फिर इसके बाद बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसमें जल दिया जाता है, तो बीज है वह पौधे का रूप धारण करते हुए और अपने विकासावस्था को प्राप्त करता है। उसी तरह से काव्य भी, प्रतिभा तो जन्मजात है, काव्य तो बीज है, लेकिन प्रतिभा बीज है। काव्य निर्माण के लिए व्युत्पत्ति और लगातार सतत अभ्यास ही काव्य निर्माण के हेतु के रूप में काव्य को प्रतिष्ठित करते हैं। अगले आचार्य आते हैं पंडित राज जगन्नाथ, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहा था। ये क्या बताते हैं? तस्य च कारणम, जगन्नाथ ये बताते हैं तस्य च कारणम कविगता प्रतिभा। यानी जगन्नाथ यहाँ पर बता रहे हैं कि तस्य च कारणम, उसका प्रमुख कारण क्या है कि कविगता प्रतिभा, प्रतिभा ही काव्य निर्माण का प्रमुख कारण है। काव्य लिखने का मुख्य प्रेरक तत्व केवल और केवल प्रतिभा है। इनके बाद संस्कृत कवियों की काव्य परंपरा, काव्य हेतुओं की काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है और इसके बाद हिंदी कवियों, लेखकों, आलोचकों ने काव्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और काव्य निर्माण का प्रमुख हेतु हिंदी आचार्यों के अनुसार यह है। सबसे पहले आचार्य आते हैं भिखारी दास। वो कहते हैं कि शक्ति कवित्व बनाइए। भिखारी दास क्या बताते हैं? शक्ति कवित्व बनाइए, जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता शक्ति कवित्व बनाइए, कि जो प्रतिभा होती है उसी से सुकवियों द्वारा काव्य रीति और काव्य अनुभव प्राप्त होता है। शक्ति को, प्रतिभा को ये शक्ति नाम देते हैं कि शक्ति से ही कवित्व निर्माण बनता है। कि चाहे जिस नक्षत्र में व्यक्ति पैदा हुआ हो, चाहे जिस कुल में व्यक्ति पैदा हुआ हो, वो हमें कहाँ से पता चलता है? इसी से शक्ति से पता चलता है। हमारी जितनी बड़ी प्रतिभा है, हम उसी हिसाब से, उसी के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। अगले आचार्य आते हैं कुलपति। कुलपति बताते हैं शब्द अर्थ जिनते बने, नीकी भांति कवित्व सुध द्यावन समरथ तिन, कारण कवि को चित्त। अर्थात कवित्व का कारण शक्ति, कहीं शक्ति होती है, कहीं व्युत्पत्ति होती है और कहीं अभ्यास होता है। यानी कुलपति मिश्र कहते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों काव्य के हेतु हैं। अगले आचार्य आते हैं सुखदेव मिश्र। वो बताते हैं कि कारण देव प्रसाद जी, शक्ति कहत सब कोय, व्युत्पत्ति और अभ्यास मिल, त्रय बिनु काव्य न होए। कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों के बिना काव्य का निर्माण संभव नहीं होता है। फिर इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, जिनका नाम आप सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में भी जानते हैं
और भारतेंदु युग की समाप्ति के बाद द्विवेदी युग के अधिष्ठाता भी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। वो बताते हैं कि काव्य का हेतु क्या है। वो शब्दों में वे क्योंकि कवियों के प्रेरक थे, अतः उन्होंने लिखा कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वह है प्रतिभा, जिससे मनोविकारों और प्रकृत बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता, वह कदापि अच्छा कवि नहीं है। यह बताते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। आचार्य शुक्ल आते हैं। शुक्ल ये बताते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य के मुख्य हेतु हैं। तो छात्रों, इसका यदि आप नोट्स भी पढ़ना चाहें तो वीडियो के साथ साथ नोट्स पढ़ा हुआ होता है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आचार्य शुक्ल प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को महत्ता प्रदान करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल प्रतिभा को महत्ता प्रदान करते हैं। आगे अगले कवि आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत यह बताते हैं कि जे तो है कवि निज प्रतिभा, जे तो है कवि निज प्रतिभा, जे तो है कवि निज प्रतिभा के फल से निष्ठुर मानव अंतर। फल से निष्ठुर मानव अंतर। ठीक है, तो यहाँ सुमित्रा नंदन पद बताते हैं कि काव्य प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से काव्य निर्माण होता है। रामधारी सिंह दिनकर भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य के मूल हेतुओं में मानते हैं। अगले आचार्य डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिभा ही वह चेतना है जो अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प, कल्पना आदि के माध्यम से काव्य के निर्माण में सहायक होती है। फिर इसके बाद अगले आचार्य पाश्चात्य आचार्यों की ओर हम चलते हैं। पाश्चात्य आचार्यों में सबसे पहले आचार्य आप जानते हैं प्लेटो हैं। प्लेटो सबसे पहले काव्यशास्त्री हैं। तो प्लेटो ये बताते हैं कि देयर इज़ नो इन्वेंशन, यानी निर्माण नहीं हो सकता है इन हिम अनटिल ही हैज़ बीन इंस्पायर्ड, अर्थात प्रेरणा के अभाव में व्युत्पत्ति को महत्ता देते हुए प्लेटो बताते हैं कि प्रेरणा के अभाव में श्रेष्ठ काव्य का निर्माण संभव नहीं है। श्रेष्ठ काव्य का निर्माण तभी हो सकता है जब व्यक्ति में प्रतिभा रहेगी। जब व्यक्ति में श्रेष्ठ प्रतिभा का अभाव होगा तो श्रेष्ठ काव्य का निर्माण नहीं हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए यहाँ प्लेटो बता रहे हैं। अगले आचार्य हैं अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि अ मैन ऑफ बॉर्न टैलेंटेड, टैलेंटेड यानी सूझबूझ, टैलेंट सूझबूझ को महत्ता प्रदान करते हुए कहते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है जिससे काव्य सर्जन संभव होता है। टैलेंट को वो महत्ता देते हैं। टैलेंट यानी सूझबूझ यानी प्रतिभा को अरस्तु महत्व देते हैं। इसके बाद कई आचार्य आते हैं, जैसे होरेस हैं, बेनेडिक्टो क्रोचे हैं, टी.एस. इलियट हैं, फ्रायड हैं, एडलर हैं। इन सभी विद्वानों ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य का हेतु बताया है। तो आज के इस वीडियो में काव्य हेतुओं के लिए इतना ही। काव्य हेतु जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास होती है, उस काव्य हेतु की चर्चा मैं अगले वीडियो में आपसे अभी करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के बाद अगले वीडियो को अवश्य ही देखें। उसमें प्रतिभा क्या होती है, प्रतिभा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, घर में रहिए। तब तक के लिए छात्रों नमस्कार।